अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और विलिंग वेज के फोरम से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ आज के शुरका, सबसे पहले तारुफ कराऊंगा डॉक्टर सदाकत अली, CEO विलिंग वेज। साथ में तशरीफ़ रखते हैं अब्दुर्रहमान सदाकत, जो कि किंग्स कॉलेज से एडिक्शन साइकोलॉजी में मास्टर्स करके आए हैं और ख़ास तौर पे यूथ में जो एडिक्शन की बढ़ती हुई फ़रोग है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे भी और काउंसलिंग में भी। उनके साथ एक हमारे यंग एंड बडिंग साइकोलॉजिस्ट आमिर हाशिम तशरीफ़ रखते हैं, साथ में मिस आमना नवाज़ हैं और इधर हमारे नदीम नूर साहब हैं, हमारे सीनियर काउंसलर हैं, साथ में मिस शुमाइला बतूल हैं, हमारी डेप्टी डायरेक्टर भी हैं और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और हमारी सिंगर जो हैं मिस नादिया शेख तशरीफ़ रखती हैं। और पस पर्दा जो हैं हमारे साथ आज म्यूज़िक के लिए असद असगर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी और हमारे तमाम सुरक्षा की इस तरफ तवज्जो चाहूँगा कि पिछले दिनों में आपने सुना होगा तकरीबन 1-2 माह हो गए, हमारे मिनिस्टर आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे आइस यूज़ कर रहे हैं और लड़कियां भी उनमें एक कसीर तादाद है। इसके ऊपर आपने भी अपनी राय का इजहार किया कि शायद जो उन्होंने स्टेटिस्टिक्स या फिगर्स बताई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, और इस पे आपने जियो पे भी और मुख्तलिफ चैनल्स पे राय का इजहार किया। मगर जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि वाकई हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और कैंपसेस जो भी हैं, जहाँ पे भी तालीमी इदारे हैं, क्या वाकई ड्रग्स की सूरत हाल अलार्मिंग, कोई ऐसी सूरत हाल इख्तियार पाकिस्तान में कर रही है जिसके ऊपर हमें कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है? अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख लोग इस वक्त एडिक्शन में मुब्तला है और हर साल इनमें 40,000 लोगों का इजाफा होता है। तो ये काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के बारे में लोग कहते रहते हैं उससे ये तशवीशनाक सूरत हाल तो नज़र आती है, अगरचे वो अदाद-ओ-शुमार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं उनमें एडिक्शन का फिनोमेना बहुत ज़्यादा है, और अगर आप किसी भी कैंपस में जाएं और उसमें देखें सूरत हाल को तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगी कि बहुत से स्टूडेंट्स वो सिगरेट स्मोक करते हुए नज़र आएंगे और ड्रग्स करते हुए नज़र आएंगे और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। और ऐसा जो है, जो आप बहुत कुछ देखते हैं, इसके अलावा आपको पता चलेगा कि बहुत से स्टूडेंट्स के हालात ऐसे हैं जो कि उस वक्त नशा नहीं कर रहे होंगे अगरचे जब आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उनके हालात, उनके सिम्टम्स और उनकी आदतें, उनका तर्ज़ ज़िंदगी जो कि वो गुजारते हैं कैंपस के अंदर, उससे पता चलता है कि वो भी ड्रग्स में हैं। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है, जैसे पहले से यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में भी ये वबा की तरह फैली हैं। तो आप एक रफ अंदाज़ा कर लें कि जिस उम्र के नौजवान यूनिवर्सिटी में होते हैं और उसी उम्र के नौजवान जो यूनिवर्सिटी से बाहर होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में होने वालों का ड्रग्स इस्तेमाल करने का इम्कान 2 गुना होता है। ऐसा क्यों? हैरत अंगेज़ तौर पर बज़ाहिर लगता है कि पढ़े लिखे नौजवान तो परहेज़ करेंगे ड्रग्स से, और जो स्ट्रीट पे आवारागर्दी करने वाले नौजवान हैं या जो काम काज नहीं करते तो वो ड्रग्स करते होंगे। लेकिन सच में अगर अंदर झांक के देखें सूरत हाल के, तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेसेस होते हैं, उनके कोर्सेज़ के प्रेशर होते हैं, उनकी वालिदैन की तरफ से तालीमी प्रेशर्स होते हैं। और ये जो ज़िंदगी का एक मरहला है पिछले चंद 100 साल से, जब से तालीमी दरसगाहें बनी हैं, तो टीन-एजर्स के लिए या नौजवानों के लिए एक किल जॉय की सूरत हाल पैदा हो गई है, यानी उनका मज़ा किरकिरा हो रहा है। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है और वालिदैन जोशो जज्बे से उसे स्कूल भेजते हैं तो वो रोता हुआ स्कूल जाता है, फिर स्कूल में जाके भी उसको मज़ा नहीं आता, घर आता है तो वालिदैन चाहते हैं कि वो होमवर्क करे जबकि वो खेलना चाहता है।
जैसे कि कभी किसी ज़माने में तालीम होती ही नहीं होती थी, अब तालीम पे जो एम्फेसिस है वो हद से जब ज़्यादा हो गया है, और ना सिर्फ ये हो गया है बल्कि तालीम को तकलीफ़ दे बना दिया गया। जैसे पहले सिर्फ वर्क प्लेस तकलीफ़ दे होती थी, लेकिन उसका सामना लोगों को ज़िंदगी की 20-22 बहारें देख के करना पड़ता था, लेकिन अब स्कूलों कॉलेजों में जो तालीम का माहौल है वो भी तकलीफ़ दे बन गया है। अभी तक जो सज़ा का तस्वर स्कूलों में और मदरसों में बाकी है, घरों में वालिदैन भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ सज़ा का तस्वर रखते हैं। माएँ अपने लाडले बच्चों की काफ़ी पिटाई कर देती हैं बाज़ औक़ात। तो आप यूँ समझें कि हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में से मज़ा किरकिरा करने वाले अनासर बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात से जो समझ आ रही है, क्या वो दुरुस्त है कि जैसे बच्चों का या यंगस्टर्स का रुझान होता है खेल की तरफ, वही खेल चाहे ओलंपिक्स की सतह पे हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे टेनिस में हो, जब वो कंपटीशन प्रोफेशनल लेवल पे या सबकत ले जाने पर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो खिलाड़ी, वो एथलीट्स जो हैं ड्रग्स लेने लग जाते हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स लेने लग जाते हैं। क्या यही रुझान की एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेशन दर्सगाहों में भी नज़र आने लगी? हमने दुरुस्त कहा कि जहाँ जहाँ दुनिया में अचीवमेंट नज़र आती है, जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस नज़र आती है, वहीं वहीं आपको ड्रग्स और अल्कोहल का रुझान भी नज़र आता है। आप डिफरेंट प्रोफेशंस में देखें, जो लोग बड़े वकला हैं या बड़े डॉक्टर हैं या जर्नलिस्ट हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या पायलट्स हैं, तो आप में उनके अंदर जो अल्कोहल का इस्तेमाल आम पॉपुलेशन की निस्बत, हम उम्र पॉपुलेशन की निस्बत आपको ज़्यादा नज़र आता है। इसकी ये भी तो है कि हम प्रेशर को हैंडल करना सिखा भी तो नहीं रहे हैं। परफॉर्मेंस की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर सिखा भी तो नहीं रहे हैं। क्योंकि तेज़ ज़िंदगी के साथ हमारे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के मामलात हैं वो ज़रा थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, और हमें जो कोपिंग स्किल्स हैं चूँकि वो नहीं आती, और हमारी सारी तवज्जो अचीवमेंट की तरफ रहती है, और अचीवमेंट के साथ जो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर कुछ दबाव की कैफियत आती हैं। जब आप हाई परफॉर्मर होते हैं तो जो बहुत अच्छा काम आप करते हैं तो कुछ ना कुछ कसर रह जाती है जो कि आपको स्ट्रेस देती है। और जैसे आजकल कहा जाता है माइंडफुलनेस या एक्सरसाइज या वॉक या कोई तफरीह के ज़राए या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाजिम है, तो जो हमारी ज़िंदगी का मज़ा किल हो रहा है अचीवमेंट के नाम पे, वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे आसमान पे सितारों की तरह चमके और फिर सुबह आके उनके पाँव में बैठ के उनके पाँव भी दबाएं। और दुनिया में वालिदैन अपने बच्चों को दूर दूर तक भी भेज रहे हैं तालीम के लिए, और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि पाकिस्तान से कनाडा में जब उनका बच्चा पढ़ने जाएगा एक नए माहौल में, और उस यूनिवर्सिटी में अल्कोहल का रुझान कैंपस के अंदर होगा, तो उनके बच्चे के अंदर हॉस्टल में रहते हुए भी पीयर प्रेशर है, कॉलेज के अंदर भी पीयर प्रेशर है, और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए मामला टू मच हो जाता है। और इर्द गिर्द के लोगों के साथ फिट इन होने के लिए, क्योंकि अगर कोई ड्रग्स नहीं करता, कोई अल्कोहल नहीं करता, तो ऐसे ग्रुप्स के लिए वो बच्चा बैड फिट होता है, वो उनके साथ नहीं जा सकता, जेल नहीं करेगा, वो जेल नहीं करेगा। और आप जेल करना चाहते हैं, आप किसी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं ग्रुप के अंदर, और वहाँ आप सोशलाइज करना चाहते हैं, जो कि ड्रग्स के लिए, ड्रग्स के बगैर आपके लिए अगर मुश्किल बना दिया जाए। और यहाँ तक देखने में आया कि बाज़ औक़ात जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर्स को काफ़ी परेशान करते हैं हेजिंग के नाम पे, या न्यू ईयर जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं रैगिंग करते हैं उनके साथ, और फिर भी जो जूनियर्स हैं वो उनके साथ चलना चाहते हैं। वो एक तरह से उनके बड़े सिबलिंग्स होते हैं, और उनके बगैर उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता, और फिर अनकॉन्शियस जो तमन्नाएँ होती हैं सीनियर्स की वो पूरी करते हैं जूनियर्स, जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल और दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि तकलीफ़ देह हैं और जिनके नताइज ख़राब। सर, आपने जॉय किलर्स का जिक्र किया कि कंपटीशन जूं बढ़ता है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, पार्टी करने के लिए, कॉमरेडरी के लिए, इंजॉय करने के लिए, यहाँ पे कुछ रोल मॉडल का भी, मेंटोर का भी है कि ऐसे लोग जो फादर फिगर या लुक अप टू या कोई टीचर्स या कोई ऐसे, तो वो भी इसमें अच्छा या बुरा रोल प्ले कर सकते हैं?
बिल्कुल, ये तो वाज़ेह है कि जो टीचर्स हैं या टीचर्स के साथ जो एसोसिएट करने वाली कुछ ख़वातीन बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटियों में नज़र आती हैं, जिनका ताल्लुक़ कुछ तंजीमों से होता है, जिनके कुछ मकासद होते हैं, और वो कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ या टीचर्स के साथ उनकी सोशलाइजेशन चल रही होती है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बिल्कुल आम बात है, तो आप यूँ समझें कि ये एक बहुत बड़ा दबाव होगा। जो टीचर्स रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि वो भी ड्रग्स करके इनकी तरह टीचर्स बन सकते हैं या रोल मॉडल बन सकते हैं। और फिर ऐसे तलबा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो अफ्लुएंट फैमिलीज़ से आते हैं, वो बड़ी स्मार्ट फैमिली से आते हैं, और उनके बड़े भी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे, अगरचे 40 साल पहले या 30 साल पहले अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहे होते हैं, लेकिन आज का जो अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल है वो वैसा नहीं है जैसा 30-40 साल पहले होता था, क्योंकि आजकल ड्रग्स ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जैसे आज की चरस 40 साल पहले की चरस से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरह बहुत सारी और ड्रग्स हैं जो पहले इतना वजूद नहीं रखती थी, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे क्रिस्टल मेथ है, जैसे कोकेन है। तो कुछ ड्रग्स जो हैं इमर्ज करके दोबारा सामने आई हैं, जैसे एक्सटेसी है। सो बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके मिले जुले इस्तेमाल से लोग बाज़ औक़ात अपने ड्रग यूज़ को छुपा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अल्कोहल इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से ड्रंकननेस है, तो वो कोकेन इस्तेमाल करके दोबारा अलर्ट हो सकता है, और देखने वाले को ये फॉल्स तासर मिलेगा कि ये स्टूडेंट नशे में नहीं है। सो नशे के जो मुज़र असरात हैं वो दूसरे नशों से वक्ती तौर पर कवर करना, और शाम तक फिर एग्जॉस्ट हो जाना, और अर्ली इवनिंग में वो सो जाना, और फिर रात को फिर जागना, और फिर सारी रात जागते रहना, और सुबह फिर 5 बजे सोना, ये भी स्टूडेंट्स की निशानियां हैं जो कि ड्रग्स के अंदर मुलव्वस होते हैं। सर, ड्रग्स के कुछ फ़ायदे भी तो हैं। मसलन अब स्टूडेंट है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो वो चाय या कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, 1। नंबर 2, अगर वो उसने देर तक जागना है, एग्ज़ाम्स करीब हैं, सोना कम है, इन्हेंस करनी है, तो कोई रेटलिन या इस किस्म की जो स्टिमुलेंट टाइप ड्रग्स हैं, या फिर अगर उसने बहुत थक गया है तो अब उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो सकती हैं, कोई ऐसी ड्रग्स हैं। और फिर ये जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं उनको इस्तेमाल करना और उनके बेहतरीन फ़ायदे उठाना। फिर हम स्पिरिचुअलिटी की बड़ी बात करते हैं। हम मज़ारों में जाके देखें, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। चरस जो है वो बच्चों में कॉमन, बड़े बड़े तालीमी इदारे, नाम चाहे उसका आप कैनबिस ले लें, जो भी ले लें, वहाँ पे यूज़ करना, पॉट यूज़ करना, तो इसके काफ़ी सारे उनको फ़ायदे भी नज़र आते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के करीब होना और फिर एक स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करना। तो ये जो मैंने मुख्तलिफ आपको कुछ बताएं, ये भी तो कुछ फैक्टर्स हैं। फिर कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं, जैसे आप उस दिन गए थे एक जगह पे बात करने, एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी में लाहौर की, तो वो कह रहे थे कि ये इस्तेमाल करने से इंटेलिजेंस इन्हेंस हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी तो नशे होंगे जिनसे ये सब कुछ फ़ायदे भी होते हों। आपने बहुत सारे सवाल किए, मैं 1 बाय 1 सबका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आखिरी बात का जवाब पहले देना चाहूँगा कि जो समझते हैं कि चरस पीने से कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक सूडो इंटेलेक्चुअलाइजेशन होती है जो कि लोग चरस पी के करते हैं। स्टडी, जो स्वीडन की स्टडी है लेटेस्ट, वो बताती है कि जो लोग चरस इस्तेमाल करते हैं और रोज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, तो 5 साल के अंदर अंदर उनका जो IQ लेवल है वो 10 पॉइंट नीचे आ जाता है। इसी तरह जो लोग चरस इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर पागलपन के असरात बढ़ जाते हैं। चाहे वो हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करें, तो उनके जो पागलपन पैदा होना है, शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी उनके अंदर पैदा होने हैं, तो उसके इम्कानात उनके फैमिली मेम्बर्स की निस्बत, क्योंकि दोनों एक जैसी जीन्स कैरी करते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स की निस्बत उनके अंदर पागलपन के असरात ज़्यादा होने का इम्कान 70% है। लेकिन अगर कोई 7 दिन इस्तेमाल करता है
चरस का, और ज़िंदगी में कुल 50 दफ़ा इस्तेमाल करता है चरस का, अभी 7 दिन और 50 दफ़ा, तो उनके अंदर शिज़ोफ्रेनिया या पागलपन होने के इम्कानात 600% हो जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की निस्बत। जो आपने मज़ारों पे बात की, जिसमें वो सूफ़ीज़म की बात की जाती है और मज़ारों पे चरस के धुएँ होते हैं, लाहौर में ख़ास तौर पर शाह जमाल के मज़ार पे अगर आप जुमेरात की रात 11 बजे जाएं, क्योंकि मैं कुछ अरसा वहाँ रहा हूँ शाह जमाल में मज़ार के करीब, तो एक ही अजीब ही समा होता है कि रात 9-10 बजे सारे शहर से रिक्शे, टैक्सियाँ, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आती हैं वहाँ पे, और पूरे इलाके में चरस की जो बदबू है वो फैली होती है। और ऐसे में लोग फिर वो एक तरह से इसे फ़कीरी धुआं कहते हैं, और ये दिमाग को पूरी तरह ख़राब करने वाला काम है। इसी तरह आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज में भी स्टूडेंट जो हैं ये ड्रग्स जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके ग्रेड्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। रादर अगर ग्रेड्स गिरते हों तो उस स्टूडेंट के बारे में आप काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं, और उसका यूरिन चेक करने के लिए अगर आप जाएं तो ज़्यादा इम्कान है कि आपको उसमें मारिजुआना या कोई और ड्रग मिलेगी, और ग्रेड्स स्टूडेंट्स के गिरने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ड्रग्स है। जी, ये जो एक इन्होंने बात की कि ये तो एक पूरी मिसकंसेप्शन है कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल से कोई आईक्यू लेवल जो है वो बेहतर हो सकता है। ये सिग्निफिकेंटली आईक्यू लेवल 10 से 12 पॉइंट्स गिर जाता है, जैसे कि बताया, और ख़ास तौर से टीनेजर्स जब इसका इस्तेमाल करते हैं जिनका ब्रेन अभी फुली ग्रो नहीं हुआ होता, तो मिड 20s तक तो उनके स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद ये एक हो के ख़त्म हो जाने वाला काम नहीं है। इसके असरात उस शख्स की, उस यंगस्टर की ज़िंदगी पर सारी ज़िंदगी नज़र आते हैं। अभी हम कुछ देर में अपनी गुफ्तगू में ऐसे यंगस्टर्स का जिक्र भी करेंगे जिन्हें अपने पेरेंट्स के ड्रग यूज़ या एडिक्शन की वजह से कुछ एडिशनल ख़तरात का सामना करना पड़ता है। लोगों में ये गलतफहमी बहुत आम है कि अगर कोई यूथ में, टीनेज में ड्रग यूज़ करता है तो इट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं है। ये वो चोट है जो उसे लगेगी, और वो फिर जो बुनियादी बात है कि सब करते हैं। पहली बात है कि सब नहीं करते। दुनिया में कहीं भी कितनी परसेंटेज नशा ना करने वालों की अक्सरियत होती है, और लाइफ टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक आध दफ़ा नशा किया होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नशे का एक आध तजर्बा करने के बाद बहुत पुट ऑफ हो जाते हैं और उनका ये तजर्बा बहुत मनफी साबित होता है। तो ये कसम खाना तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बारे में मुश्किल है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई ड्रग यूज़ नहीं किया, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स करते हुए नहीं पाए जाते। लेकिन जो लोग ड्रग्स कर रहे होते हैं उनका शोर बड़ा होता है, उनका जो पर्सोना है वो बड़ा उभर के सामने आता है, वो बहुत विजिबल होते हैं, और जो लोग ड्रग्स नहीं कर रहे होते वो मंज़र से गायब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादातर लोग ड्रग्स कर रहे हैं। जो लोग ड्रग्स नहीं कर रहे होते वो सरे शाम अपने घर में बैठ के अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दे रहे होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से, माँ बाप से सोशलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो ड्रग्स कर रहे होते हैं वो घर से बाहर मौजूद होते हैं, वो किसी पार्टी सिचुएशन में होते हैं, जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर लोग ड्रग कर रहे होते हैं, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो लोग ड्रग्स कर रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के किनारे पे होते हैं। वो स्विमिंग पूल के अंदर नहीं स्विम कर रहे होते, वो स्विमिंग पूल के बाहर ड्रग्स कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्विमिंग कर रहे हैं। इसी तरह जो जिम के बाहर ड्रग्स कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में होती है, तो ड्रग्स करने वाले उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाहर अराउंड काम कर रहे होते हैं अपना, और बज़ाहिर लगता है कि वो भी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन कोई ड्रग एडिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि उसके पास वक्त की कमी होती है, और वो वक्त उसको पूरे का पूरा अपने ड्रग यूजेज को देना। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल आपसे है, मैं आपको इजाज़त बिल्कुल
आई विल इनवाइट यू फॉर दैट। मगर ऑन दिस नोट डॉक्टर साहब, सिगरेट पीना तो कम से कम जो है वो तो स्टूडेंट्स का, यानी कि बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेसर्स और जॉय किलर्स जो आपने बताया कि काफ़ी सारा उनके ऊपर पेरेंट्स का और परफॉर्म करने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और ख़र्चे भी बहुत होते हैं, पेरेंट्स के हो रहे होते हैं, तो कम से कम अगर थोड़ी सी वो सिगरेट पी लेते हैं तो वो तो इतनी ज़्यादा भी नहीं। जाने दें जाज भाई, बात यह है कि टोबैको जिसमें निकोटीन असल केमिकल है जिसकी खातिर लोग सिगरेट पीते हैं, ये दुनिया का सबसे तबाहकुन नशा है। अगर शुमारियाती जायज़ा हम लेते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी जानों को और इंसान के हालात को सिगरेट की वजह से नुकसान होता है, टोबैको की वजह से, निकोटीन की वजह से। और ये गेटवे ड्रग है, असल गेटवे ड्रग है, और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है और इसके बहुत से असरात हमारे जिस्मानी तौर पर भी हमें मुतासर करते हैं। और अगर हम सिगरेट को अलाउ कर दें जो कि एक विजिबल चीज़ है, तो बहुत सी इनविजिबल एक्टिविटी हम देख ही नहीं पाएंगे। जैसे घरों में जो मुलाजम होते हैं वो अगर सिगरेट पीते हैं और आप उनको अलाउ करते हैं, तो अगर आप चेक करें तो 80% घरेलू मुलाजमीन जो सिगरेट पीते हैं वो चरस भी पीते हैं, लेकिन चरस वो आपके सामने इस तरह नहीं पीते जिस तरह सिगरेट वो आपके सामने पीते हैं। तो जो बंदा भी सिगरेट पीता है वो मशकूक के ज़ुमरे में आता है, उसका भी यूरिन चेक होना चाहिए, उसका भी ड्रग टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो आपके कोई फैमिली का फ़र्द हो या वो आपके घर का मुलाजम हो या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी के अमले में से कोई हो। और अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप सिगरेट की बात करते हैं तो कानून पाकिस्तान में ये मना है। दुनिया के बहुत ममालिक में अब सिगरेट नोशी ऐसी जगहों के ऊपर मना है जो आप हैरान होंगे, जैसे शराब खानों में सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि शराब खाना है, लोग उसमें शराब खाना ख़राब के लिए जाते हैं और वहाँ उनको सिगरेट पीना अलाउ नहीं है अब अमेरिका में और यूके में। और इससे आप अंदाज़ा करें कि सिगरेट को साइंसदान या हुकूमतें किस नज़र से देख रही हैं। सो हमारी यूनिवर्सिटियों में अभी तक ये माहौल नहीं बना कि तमाम यूनिवर्सिटियों में सिगरेट पे मुकम्मल पाबंदी हो, और लाहौर में चंद एक ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऐसी हैं यूनिवर्सिटी? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है और भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आज अभी भी जो है वो नो स्मोकिंग कैंपस को पूरी तरह मेंटेन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूसीपी है, इन्होंने रिसेंटली, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि लाहौर में दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ हैं और ज़्यादातर ने उसके लिए स्मोक फ्री जोन और स्मोकिंग कॉर्नर्स नाम पे चीज़ों को छोड़ा हुआ है। सो ये गैर कानूनी है, और जब हम ये गैर कानूनी काम की इजाज़त दे देते हैं तो फिर मज़ीद जो ड्रग्स हैं वो दरपर्दा वो सिलसिला भी चल रहा होता है, और उससे यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया आम तौर पर बवजूद चश्मपोशी कर रही होती है। डॉक्टर सदाकत, हम वापस लौट के आएंगे और बाकी शुरका के जहनों में भी सवालात हैं और कुछ कमेंट्स भी हैं, वो भी हम ज़रूर चाहेंगे कि प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। और वक्त हो रहा है कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें और फिर वापस आके इस मसले के मुतालिक मज़ीद गौर खौज करें। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले, ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो
बेटों की तरफ से पहुंचती थी। और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितना कोई मॉडर्न हज़रात, हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट में कि किस तरह से हमारा यूथ फ़िलहाल ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल्स इस्तेमाल कर रहा है, नशे इस्तेमाल कर रहा है, और उससे इस बढ़ते हुए रुझान से मुआशरे पर कैसे असर पड़ रहा है। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सदाकत अली और हमारे जो बाकी विलिंग वेज के प्रोफेशनल हैं उनसे ये बात कर रहा था कि क्या ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए हानिकारक, बैड फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर आवर साइकी, ये सारी चीज़ें जो हम जानते हैं, और दूसरी तरफ आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि ये सारे जो बातें होती हैं उसके बावजूद रुझान जो है वो एक थमता ही नहीं, इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलान और रुझान बढ़ता जा रहा है। देखिए, अभी तक दुनिया भर में ज़्यादातर जो काम किया जाता है ड्रग्स की अवेयरनेस के हवाले से तो वो इस तरह की कैंपेन्स हैं जैसे से नो टू ड्रग्स, लेकिन चूंकि ये एक जुगाड़ है, लोगों को फौरी इससे उनका काम निकलता है। अगर कोई इम्तिहान से पहले पढ़ना चाहता है और वो ऐसी सो कॉल्ड स्टडी ड्रग्स की मदद से कुछ पढ़ भी लेता है और फिर ट्रैंक्विलाइजर्स की मदद से सो भी लेता है, तो इसका नतीजा बहुत ख़राब निकलता है। अगर कोई ग्रेजुएट कर भी जाए तो उसकी ज़िंदगी फिर इसी नहज पे चलने लगती है। मुझे याद है हमारे मेडिकल कॉलेज के ज़माने में कुछ स्टूडेंट्स, उस ज़माने में ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो कि टॉप करने की ख्वाहिशमंद होते थे तो वो ये ड्रग्स यूज़ किया करते थे, और मैंने देखा कि बाद में उनका अंजाम कोई अच्छा ना हुआ। वो डॉक्टर्स तो बने लेकिन उन्होंने कोई नशो नुमा नहीं पाई, क्योंकि वो एक जुगाड़ के ज़रिए गलत तौर पर गलत तरीक़ों से आगे आते थे तालीम में, और उनकी निस्बत जो लोग थोड़े कम नंबर भी ले रहे थे लेकिन ऊपर के दर्जों में आ रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा कामयाबी हासिल की। ये इतने साल पहले भी ये कॉमन था कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, हाँ, नॉट वेरी कॉमन, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उस वक्त ये टॉपर्स में था। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि ये टॉपर्स में है कि नहीं। अब मुझे लगता है कि ये उन लोगों में है जो सारा साल नहीं पढ़ते और इम्तिहान के नज़दीक सिर्फ पास होना चाहते हैं। क्विक फिक्सेस में की तलाश। तो आप यूँ समझें कि ये जो टॉप करने की बेपनाह तमन्ना है जिसके लिए अनफेयर मींस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स या खिलाड़ी, जिनके लिए ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होती हैं, तो ये जो अनफेयर मींस वाले लोग हैं ये ज़्यादा देर नहीं पनपते, इनका कोई ना कोई बुरा अंजाम बहुत जल्द हो जाता है। फिर मुझे आज समझ आइए कि ये जब लोग वो कोई ऐसे चीटिंग के लिए मवाद रखते हैं, कोई पर्ची पे लिखते हैं, उसको बूटी कहते हैं, तो ये जो नशा करते हैं उसको भी बूटी कहते हैं। तो ये मुझे अभी आज को रिलेट समझ आया है। बात यह है कि जो इन चीज़ों को ख़त्म करना है वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप कोई गुड लुकिंग स्लोगन दे दें या आप स्केयर फैलाएं, या जैसे लोग सिगरेट्स के हवाले से बताते हैं कि वो कैंसर ज़दा फेफड़ों की तस्वीरें दिखाएं, तो ये इस तरह भी नहीं होता। जब हम कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जिसमें आप कुछ वाइटल बिहेवियर्स डिज़ाइन करते हैं जो कि मेजरेबल हों और ऑब्जर्वेबल हों, क्योंकि जो चीज़ें मेजरेबल नहीं होती और ऑब्जर्वेबल नहीं होती उनसे साइंस का कुछ लेना देना नहीं।
सो हमें नाप तोल के साथ चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने बात की कि लाहौर में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इसको स्मोक फ्री जोन बना रखा है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कामयाबी के साथ। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं उन्हीं लाइनों पे जिन लाइनों पे उन यूनिवर्सिटीज़ ने ये कामयाबी हासिल की है। और अगर ड्रग्स को ख़त्म करना है तो उसके लिए भी फिर स्ट्रक्चर बन सकता है बहुत आसानी से, लेकिन ऐसा किसी मुहिम जोई के तहत नहीं हो सकता जैसे हफ्ता सफाई मनाते हैं, और ना ही ऐसा रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है कोई पनिशमेंट्स दे के, और ना ही बहुत शदीद किस्म की पेनल्टीज़ और सज़ाओं का निज़ाम नाफज करने से हो सकता है। ये एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच होगी जिसके अंदर नाप तोल का निज़ाम साथ साथ चलता रहे और आपको एग्जैक्टली अदादो शुमार में पता हो कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आप किस जानिब बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप क्या चीज़ें हासिल करेंगे। सो ये कोई रेडिकल प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोग्राम हो सकता है कि जिसमें आप स्टूडेंट्स के करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें कि जो वो तालीम में आगे बढ़ते हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, वो अपने रवैयों पर कड़ी नज़र रखना सीखें। लेकिन दूसरी तरफ जैसे किसी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो उसका 0.1% यानी 10 स्टूडेंट्स का रोज़ाना यूरिन सैंपल लिया जाए बैलेटिंग के ज़रिए, और अगर आप वो यूरिन सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं तो आप फ़र्ज़ करें देखते हैं कि 10 में से 1 स्टूडेंट के यूरिन में मारिजुआना पॉजिटिव आई है और बाकी जो हैं वो यूरिन क्लियर हैं, तो अब आपके पास एक छोटा सा तजर्बा शुरू हो गया जिसमें एक सैंपल है जो कि ड्रग फ्री है जो कि आपको पता है, और जो दूसरा सैंपल है जिसमें एक चरस का जो यूज़र है या अब्यूज़र है या एडिक्ट है, तो आप उसको अलग कर लेते हैं। और आपके पास एक महीने में ऐसे 270 स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं जो ड्रग फ्री हैं इसी रेशो से अगर हो तो, और दूसरी तरफ आपके पास 30 ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि कोई ना कोई ड्रग यूज़ करते हैं जो कि मारिजुआना हो सकती है या कुछ और हो सकती है। तो आप सोचिए कि एक साल में इतबारें निकाल के ये तकरीबन 3000 आप स्टूडेंट्स की टेस्टिंग कर चुके होंगे, और 3 साल में आप तकरीबन सारे 10,000 स्टूडेंट्स की टेस्टिंग कर चुके होंगे एक ख़ास तरीके से। और ये आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये काम होगा तो इसमें बहुत कोहराम भी नहीं मचेगा, बहुत ह्यू एंड क्राई भी नहीं होगी। और फिर इसके कुछ ये वाइटल बिहेवियर है, यानी यूरिन टेस्टिंग होना किसी यूनिवर्सिटी में ये एक वाइटल बिहेवियर है कि जिन लोगों ने अभी तक ड्रग्स यूज़ नहीं की ये उनको मोहतात रहने के लिए उकसाएगा बिहेवियर कि ये किसी दिन भी हमारा भी यूरिन चेक हो सकता है, और बेहतर है कि हम इस मैदान में कदम ना रखें। जो लोग इस ख्याल से कदम रख देते हैं कि चंद दिन ये तजर्बा कर लेने में क्या हर्ज है। बहुत से लोग बड़ी मासूमियत से और बहुत से लोग वक्ती सोच के तहत नशे का इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि हम आगे चल के इसको जारी नहीं रखेंगे। अच्छा, मिस नादिया शेख कहना चाहती हैं कि बड़े अरमानों से रखा है कदम, नशे की दुनिया में ये पहला कदम, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी सर आप बोलिए। आप ऐसे वो मैंने ये पूछा था कि पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह ट्रेन करेंगे अपने बच्चों को कि वो ड्रग्स करें ही ना, यूनिवर्सिटी में हों कहीं पे भी हों, तो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, उनको कैसे सीखना पड़ेगा? देखिए, पेरेंट्स जो हैं जैसे अपने बच्चों की तालीम व तरबियत करते हैं बचपन से और उनको अपने ख़ानदानी रस्म व रवाज और रवायात और मज़हब के बारे में सिखाते हैं, तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ड्रग्स से महफूज रखना चाहते हैं तो 5 साल की उम्र के अंदर अंदर उनको ड्रग्स और सिगरेट के बारे में बात करनी होगी। लेकिन आज हमारा अभी जो मौजू है आज वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो ड्रग्स को ख़त्म करने का हम एक प्लान देना चाहते हैं, एक प्रोग्राम देना चाहते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का हिस्सा है, उसमें पेरेंट्स का रोल है जो कि आगे जाके हम वाज़े करेंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सुबह मेन गेट से एंटर होता है और बैलेटिंग से उसका नाम निकला हुआ है, 10,000 स्टूडेंट में से कुल 10 स्टूडेंट हैं जिनके साथ आपने बात करनी है, तो ये बात करना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए कोई फ्रेंडली अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि तसव्वुर होता है ना हर चीज़ का, एक फ्रेंडली अथॉरिटी जो कि पोलाइटली
फ्रंट ऑफिस में बुला के उन स्टूडेंट्स को जो कि जिनका बैलेटिंग में नाम निकला है सुबह 6 बजे, उनके साथ रब्ता करें और उन्हें 2 ऑप्शंस दें कि या तो आप अंडर सुपरविजन यूरिन सैंपल दे दें, और अगर आप रिलक्टेंट हैं तो आज अगर आप यूरिन सैंपल नहीं देना चाहते तो कल परसों या 1 हफ्ते बाद या जब भी आप आएँ आपको यूरिन सैंपल देना होगा। और यूरिन सैंपल दिए बगैर आपका यहाँ सिलसिला तदरीस अब आगे और उस तरह नहीं चल सकता। लिहाजा जितने दिन फिर आप छुट्टी करेंगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी, और ये अगर एब्सेंटीज़ आपकी ज़्यादा होगी तो आप आगे इम्तिहान में नहीं जा सकेंगे। कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि अगर ये सबके साथ हो रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे सबकी तलाशी होती है तो कोई माइंड नहीं करता और काफ़ी अजीब तरीके से वो तलाशी लेते हैं, लेकिन सेफ्टी की खातर हर कोई वो जो है अपनी तलाशी देने के ऊपर आमादा होता है। तो हो सकता है 10 में से 5 जो है आसानी से वो यूरिन टेस्ट दे दें, 2-3 थोड़ा सा रिलक्टेंट होके लेकिन दे दें, और एक कहे कि नहीं मैं वापस जाना चाहूँगा, आज मैं सोच के दोबारा आऊँगा कि मैंने अपना यूरिन टेस्ट देना है कि नहीं देना। सर आपने अभी तो इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं जिसे इम्प्लीमेंट करके कैंपसेस में जो नशे की वबा बढ़ती ही चली जा रही है इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन इससे भी पहले सर कैंपसेस को, यूनिवर्सिटीज़ को इस बात का फ़ैसला भी करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने ड्रग्स के लिए टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी है या नो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है। इससे कतई तौर पे ये मुराद नहीं कि हम कोई डंडा उठा लें या सख्ती करें या ऐसे चीज़ों पर जो है वो इक्तफ़ा करें जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हम नुकसान पहुंचा रहे हों, क्योंकि इस काम का मकसद भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा ही है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को ये एप्रीहेंशन हो कि इस तरह के प्रोग्राम से उनका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाएगा और उनका रेवेन्यू कम होगा, तो मैं अश्योर करना चाहूँगा कि कतई तौर पर ये जो एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगर स्टूडेंट्स का नंबर किसी लिहाज से भी थोड़ा कम होगा तो उससे कहीं ज़्यादा नंबर इन्फ्लक्स की तरफ आएगा जब वालिदैन को पता चलेगा कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी वाहद यूनिवर्सिटी है जहाँ इस तरह का ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, और जिस यूनिवर्सिटी को ड्रग फ्री बनाने के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इतनी मुतहरक है। और अगर हायर एजुकेशन कमीशन भी इसको लाजिम करार दे दे, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करती है जिसमें माहौल का ड्रग फ्री होना बहुत मुआवन साबित हो सकता है, तो हायर एजुकेशन कमीशन भी जो कि इन अदारों के ऊपर एक मॉनिटरिंग का काम करता है, तो हायर एजुकेशन कमीशन भी इसको इन्फोर्स करने में या इंडिकेटर्स के तौर पर इसको शामिल कर सकता है। लेकिन चूँकि हम 10 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो रोज़ाना 10,000 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का जो मसला है वो अगर किसी तरह नाराज़ होते हैं या तावन नहीं करते या कोई उससे हैसल होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए 2 लोग हो सकते हैं जो कि दोनों ग्रुपों से डील कर रहे हों। एक वो ग्रुप जो यूरिन सैंपल देता है और एक वो ग्रुप जो यूरिन सैंपल नहीं देना चाहता, और उनको एक और मौका कल या परसों दोबारा आने का और यूरिन चेक करने का जब दिया जा सकता है, और अगर कोई यूरिन सैंपल दे देता है और वो पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब है कि अब उस स्टूडेंट से एक इंटरव्यू होगा जो कि पहले उससे तन्हा होगा और फिर उसके वालिदैन को साथ मिला के होगा। पहले आप तन्हा उस स्टूडेंट से इंटरव्यू करेंगे और उसको कुछ ऐसी अवेयरनेस और काउंसलिंग देना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर हो सकती है या जिसे आउटसोर्स किया जा सकता है, कि ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे फिर जो स्टूडेंट्स एग्रीगेट हो जाएंगे और जमा हो जाएंगे तो उनको ऐसी काउंसलिंग दी जाए कि अगर उनका ड्रग यूज़ अभी इनिशियल है तो वो बहुत आसानी के साथ बग़ैर किसी डिटॉक्सिफिकेशन के और बग़ैर किसी रीहैब में जाए वो अपने ड्रग यूज़ से छुटकारा पा सकते हैं। और फिर आगे ग्रुप से ग्रुप बनते जाएंगे। आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, साल के बाद आपके पास हो सकता है कि 2,000 स्टूडेंट ऐसे हों जिनका यूरिन बिल्कुल क्लियर आया,
1000 स्टूडेंट आपके पास ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें कोई एक आध दफ़ा यूज़ आया था और उसके बाद ठीक हो गया, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें बार बार के टेस्टों में यूरिन में ड्रग आ रही है, और उनके साथ जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ पेनल्टीज़ शुरू की जा सकती हैं कि उनका सेमेस्टर फ्रीज़ कर दिया जाएगा या उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी और उनकी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और अल्टीमेटली इस बात का इम्कान है कि साल में कोई 1 दर्जन स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाएं। सर, जहाँ पर आपने पेनल्टीज का जिक्र किया, इस तरह था कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि पहले बच्चों को अक्सर सिगरेट पीने पे पकड़ लिया जाए या चर्स पीने पे पकड़ लिया जाए तो उनको फ़ाइन किया जाता है। तो हमारे होते हुए हमने ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं कि हमने कभी किसी को फ़ाइन किया तो उसे आपने फ़ाइन किया, किसी और प्रॉक्टर ने किया, फिर किसी और टीचर ने कर लिया, तो जब मंथ के एंड में उनको चार्ज जाती है, शीट जाती है, तो फ़ाइन देने आए तो उन्हें कहा जाए कि बेटे इस तरह ना किया करें या इस तरह की हरकत ना हो। वो कहते हैं चुप करके आप फ़ाइन काटें, पैसे काटें, बातें मत सुनें। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने काउंसलिंग की तरफ उनको रजू किया था कि इनको काउंसलिंग दी जाए विदाउट फ़ाइन ताकि इनकी बेहतरी हो। तो ये उनका बड़ा स्टांस होता है कि पैसे की बात नहीं है, तुम बस फ़ाइन काट। देखिए, हम सज़ा के हक़ में नहीं है, हम इस हक़ में हैं कि आप रिवॉर्ड करें या रिवॉर्ड्स को होल्ड करें। और सज़ा एक बहुत ही मजबूरी की हालत में होती है, और अगर फ़ाइन होगा तो ये सज़ा उस स्टूडेंट को नहीं है, ये उसके वालिदैन को है। तो वालिदैन को किसी स्टेज पे फिर इन्वॉल्व कर लेना उस काउंसलिंग के प्रोसेस में, और फैमिली काउंसलिंग का बंदोबस्त भी हो यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में। ऐसे स्टूडेंट्स की फैमिली जिनका यूरिन पॉजिटिव निकल रहा है, तो उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ के लिए भी काउंसलिंग प्रोग्राम हो कि वो अपने बच्चों से पहले किस तरह निभा करते रहे हैं, अब कैसे निभा करें, घर में माहौल बातचीत का कैसे बेहतर बनाएं। और उन फैमिलीज़ की अपनी मदद भी इस तरह होगी जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, जिनमें वर्कोहलिज्म पाया जाता है या अल्कोहलिज्म पाया जाता है या किसी न किसी किस्म का केमिकल या नॉन केमिकल एडिक्शन का मामला पाया जाता है, और वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि डिसफंक्शनल फैमिलीज़ को मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्टूडेंट नशा कर रहे हों या ना कर रहे हों। जो डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ऐसी नफ्सियाती कश्मकश का सामना होता है, उनके कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनके लिए उनको इसी उम्र में मदद की ज़रूरत होती है, जबकि अभी वो स्टूडेंट लाइफ में हैं और प्रोफेशनलिज्म में नहीं आए, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए, उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए। तो ये जो लेगेसी है, नेगेटिव लेगेसी जो लिंगर ऑन कर सकती है, उसको भी हम कर्ब कर सकते हैं। आपने एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है, और साथ में ये भी बताया है कि ड्रग यूज़ डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में या किसी इंसान की ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होंगे, इसका सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर कोई फैमिली डिसफंक्शनल है और उसके बच्चे आज ड्रग यूज़ नहीं कर रहे, तो वो इमोशनल अब्यूज़, निगलेक्ट और अपने डिसफंक्शनल होने की वजह से वल्नरेबल हैं। उनमें इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि या तो वो ख़ुद ड्रग यूज़ कर सकते हैं या वो किसी ड्रग यूज़ करने वाले इंसान के साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ में या शादी के रिश्ते में जा सकते हैं, जिससे परपेचुअली वो पेन चलती रहे। गो के ड्रग यूज़ होना या ना होना एक अहम एलिमेंट है, लेकिन असल बात तो उनकी जज्बाती और साइकोलॉजिकल सेहत है। अगर पीछे से उसमें ख़राबियाँ चली आ रही हैं, तो जब तक उन ख़राबियों को ठीक नहीं कर लिया जाएगा, दैट विल नॉट गो अवे। इसीलिए नशे की बीमारी को फैमिली डिसऑर्डर इसीलिए कहा जाता है कि कई मरतबा उसमें ड्रग यूज़ या अब्यूज़ या एडिक्शन का शिकार कोई एक शख्स होता है, सिसक और भुगत सारे ही रहे होते हैं। और इन फैमिलीज़ को हम बतौर ख़ास बहुत तवज्जो देते हैं। ये हमारी डोमेन है विलिंग वेज में, हम इन फैमिलीज़ पे बड़ा काम करते हैं, जिनको हम स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़ कहते हैं। ये वो फैमिलीज़ होती हैं जो हार्ड वर्क करती हैं, स्मार्ट वर्क करती हैं, जो अचीवर फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन ये स्कैटर्ड होती हैं। माँ बाप पाकिस्तान में हैं, बेटा सिंगापुर में पढ़ रहा है, बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, माँ बाप जो है यूरोप में जा रहे हैं, तो बच्चे वापस आ रहे हैं, और ये बस व्हाट्सएप पे इनकी ज़िंदगी का खेल आपस में होता है।
और ये जो स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चों को बहुत सारी नफसियाती मुश्किलात का सामना होता है, जिनके लिए टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स दरकार होती हैं, जो मिस शमाइला से मैं कहूँगा कि वो इस पे कुछ रोशनी डालें। ये ख़ास आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। जैसे ज़हनी दबाव की बात की, तो स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़ के बच्चों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। और ये जो टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, जो कि हमने इस पे बहुत प्रोग्राम्स भी किए हैं और हमारी वेबसाइट पर आपको और यूट्यूब पर भी वो मिल जाएंगी, जिसमें स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़ एंड टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स के बारे में डिटेल। सर, ये वो टूल किट है जो कि आपको इवन स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिली के अलावा भी, जैसे हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर ये स्किल सिखा दी जाती है बच्चों को तो वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ आपको कनेक्ट करती है ना, आपके बच्चों की वैल्यूज़ के साथ। यानी उसने कैसे अपने एनालिसिस सीखने हैं, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है आइंदा आने वाले वक्त में, अब वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, ये किसी भी तरह का। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज रखें जिससे कि आपका इंटरनल इसमें जो मेटकॉग्निशन है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टीनेज एग्जेक्टिव स्किल है जो हम सिखाते हैं लोगों को, जिसमें अपने बिहेवियर पर ऐसे नज़र रखना जैसे कि दूसरे हमारे बिहेवियर पर नज़र रख सकते हैं, या हम अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा ऐसे ले सकते हैं जैसे कि दूसरे लेते हैं। और ये एक बड़ी अहम स्किल है जो बहुत से स्टूडेंट्स में नहीं पाई जाती, उन्हें नहीं पता चलता कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम। और जो लोग चरस पीते हैं, अगरचे उनके अंदर चरस डिसऑर्डर नहीं होता, चरस यूज़ डिसऑर्डर नहीं भी होता, तो जो लोग चरस पीते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो पसमानदगी की तरफ चले जाते हैं। और चूँकि उनके अंदर अपने बिहेवियर को नापने तोलने की सलाहियत नहीं होती, तो उन्हें पता नहीं चलता। और जो लोग चरस यूज़ डिसऑर्डर से एडिक्शन में चले जाते हैं, वो तबाही की तरफ चले जाते हैं, और उनका दिमाग इस पोजीशन में ही नहीं रहता कि वो अपने आप को कोई एनालाइज कर सके या एवेल्यूएट कर सके। सो जितना मुमकिन हो सके अर्ली टीन में, बल्कि टीन एज से पहले, जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, यानी टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, अगर बच्चों को सीखने का मौका मिले स्कूल में या कॉलेज में करिकुलम के हिस्से के तौर पर, जिससे उनको कोई नंबर्स मिले इम्तिहान में, कामयाबी का कोई फीता भी मिले। वेरी इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे एक किताब देखने का मौका मिला जिसमें यही बातें, प्री टीन्स का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। आई हैव दैट टाइटल विद मी टुडे। और सर, एट द सेम टाइम आप लोगों की बात सुनते हुए मुझे ये इदराक भी हो रहा था कि जैसे हम बच्चों में या अपने लव्ड वंस में कोई मसला जो हमें लगता है कि आगे जाके आएगा, जैसे हम पोलियो की वैक्सीनेशन करते हैं, हम पोलियो के आने का इंतज़ार करने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद में हम आग नहीं बुझाते रहते। इसी तरह ड्रग्स का मसला, इमोशनल ख़राबियों का मसला, ये चीज़ें अगर यंगस्टर्स, प्री टीन्स, टीनेजर्स एंड बियॉन्ड वल्नरेबल हैं, तो हमें वक्त से पहले इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम जो यूनिवर्सिटी का माहौल मनशियात से पाक करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अजीबोगरीब पहलू हैं जो रुकावट पैदा करते हैं। उसमें रेवेन्यू का पहलू बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूँ कि जिन्होंने पहले फ़ैसला किया कि वो जो पार्किंग लॉट है उसमें उन स्टूडेंट्स को गाड़ियाँ पार्क करने का मौका नहीं देंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपने इस फैसले को रिवर्स किया, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास लाइसेंस नहीं था कि जब उन्होंने ममनू रखा ये सिलसिला, तो उनका रेवेन्यू कम हो गया। और हर रेवेन्यू, चाहे वो बुरी सोर्स से आता है या अच्छी सोर्स से आता है, वो रेवेन्यू किसी न किसी का कोई ना कोई मामला संवार रहा होता है। मुल्कों ने पॉलिसी बनाई सिगरेट के ख़िलाफ़ और अल्कोहल के ख़िलाफ़, और फिर उसे रिवर्स किया। मैं तो सर हैरान हूँ, आज एक ख़बर थी अखबार में कि एक होटल है लाहौर में जिसमें उसको इजाज़त दे दी गई है बेचने की शराब। नहीं, ऐसा तो बहुत से होटलों में है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। नहीं सर, वो 22 साल पहले इजाज़त मिली थी, लास्ट जो मिली थी। अब इस बार फिर इस दफ़ा अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो मुक़्तदर पोजीशन में हैं, बहुत से लोग जो बड़े अफसरान हैं,
बहुत से लोग जिनके हाथ में फ़ैसले हैं तकदीरों के, वो ख़ुद चूँकि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए करते हैं या अपने आप को काम करने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो इस मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं शुरू में अनजाने में मासूमियत के साथ, और बाद में उन्हें पता चलता है कि ड्रग यूज़ जो शुरू जिस शक्ल में होता है आगे जाके उस शक्ल में नहीं रहता। जैसे कि अगर कोई चरस पीता है तो आप यूँ समझें कि 10 में से जो 6 हैं ये सिर्फ पसमानदगी की तरफ जाएंगे क्योंकि उनका जिस्म चरस के साथ निभा कर रहा होता है, लेकिन उनको स्ट्रेस नहीं हो रही होती, उनके ख्यालात बदल रहे होते हैं और ख्यालात गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वो पसमानदगी की तरफ जाते हैं। लेकिन 10 में से 4 ऐसे हैं जिनका जिस्म चरस के साथ मेटाबॉलिकली निभा नहीं कर सकता और उनके जिस्म में कोई टॉक्सिन पैदा होती हैं जिससे कि दिमाग ख़राब होता है और तबाही की तरफ मामला जाता है, सुसाइड की तरफ जाता है, झगड़े फसाद की तरफ जाता है और क्राइम की तरफ जाता है। ऐसे लोग जो कि अल्कोहल लेते हैं तो या तो उनका भी मामला जो है पसमानदगी की तरफ जाएगा, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहले बाकमाल परवाज़ की होती है और फिर वो जो है अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू करते हैं, और या तो उनका जिस्म उसके साथ निभा करता है और वो पसमानदगी की तरफ चलते हैं, या उनका जिस्म उसके साथ निभा नहीं करता और वो बर्बादी की तरफ चलते हैं। इन हालात में जो ड्रग यूज़ है इसके अंदर कदम रखने से पहले लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो अनजाने में किस ज़िंदगी को अपना रहे हैं। तो ये अवेयरनेस कुछ ऐसे तरीके से देने की ज़रूरत है कि जो लोग लेने के लिए तैयार हो जाएं और वो करिकुलम का हिस्सा हो। प्लस जो हमारे करिकुलम में या तालीम को एक तकलीफ़ दे चीज़ बना दिया गया है दुनिया भर में, और अब दुनिया के कुछ ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में फ़न टू लर्न का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चे स्कूल में जाएं तो कम से कम छोटे बच्चे जब स्कूल में जाएं तो वो स्कूल के माहौल को और स्कूल में होने वाली सरगर्मियों को तकलीफ़ दे परसीव ना करें। और ये ऐन मुमकिन है। आज की दुनिया में तालीम देना पहले ज़मानों की निस्बत बहुत आसान हो गया है और उसे ज़्यादा तफरीह के साथ मिला के देना ये बहुत मुमकिन हो गया है। आपने अभी इस चीज़ को तफसील से बताया कि जब कोई ड्रग यूज़ करता है तो द कॉन्सिक्वेंसेस कैन रेंज फ्राम पसमानदगी टू आउटराइट बर्बादी, लेकिन सर एट द सेम टाइम इसका एक दूसरा रुख भी है कि ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ या ऐसे लोगों के फैमिली मेम्बर्स या इर्द गिर्द के लोग भी उनके ड्रग यूज़ से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी दरसगाह में ड्रग यूज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए। मैं ये सोच रहा था सर कि अगर कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो किसी यूनिवर्सिटी का और उसमें 7 लोग फैसला करने वाले हों लेकिन 3 ड्रग यूज़ करते हों, तो वो कैसे मुकम्मल मजबूती के साथ ये कहेंगे? वो तो गाहे बगाहे इस चीज़ को वन वे और दी अदर करेंगे कि चलें कोई बात नहीं। वो कभी एक एक्सक्यूज़ और कभी किसी दूसरे एक्सक्यूज़ का शिकार होंगे और इसी कश्मकश में उनके स्टूडेंट्स और कीमती वक्त गुजरता चला जाएगा। तो हमने कितने अहम नुक्ते की निशानदेही की है कि जब जिन लोगों से हम सुधार की तवक्को रखते हैं, जब वो ख़ुद इस मामले में मुलव्वस होते हैं और उसके लिए उनके पास कोई ना कोई एक लेम एक्सक्यूज़ होता है क्योंकि वो इसको अपनी ज़िंदगी में अपना चुके होते हैं, तो उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। तो ये जो हमारा एक आम तसव्वुर है कि मनशियात की दुनिया गलियों की दुनिया है, सड़कों की दुनिया है और ऐसे लोगों की दुनिया है जो कोई जुराइम पेशा ही हैं सिर्फ, तो हकीकत में जो ज़िंदगी में बहुत अहम काम लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि पायलट्स या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जो जर्नलिस्ट हैं या फॉर दैट मैटर आप किसी भी शोबे में ब्यूरोक्रेट्स को ले लें, पॉलिटिशियंस को ले लें, तो आपको हैरत होगी कि उनकी ज़िंदगी में जो ड्रग और अल्कोहल यूज़ है वो आम पसमानदा पब्लिक की निस्बत ज़्यादा है, और जो इतने मुमताज़ लोग होते हैं वो पसमानदगी का सफ़र कर रहे होते हैं
जो पसमानदगी का सफ़र भी रह सकता है और तबाही के सफ़र में भी बदल सकता है। सो जब हम यूनिवर्सिटीज़ का माहौल या किसी एक यूनिवर्सिटी को हम ड्रग्स से पाक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वो पेस रखनी पड़ेगी कि हमारा सफ़र रुक ना जाए, क्योंकि जब हम कोई ऐसी पेस रखते हैं किसी काम के सुधार के लिए कि जिसमें रद्द अमल जो है वो हमारे अमल से बढ़ के आ जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई सुधार का कोई कदम उठाना चाहते हैं या मंसूबा है जिस पे हम अमल करना चाहते हैं तो हम कुछ अमल करना चाहते हैं और हमारे अमल की कोई ख़ास ताकत हो सकती है, तो हमें ये मोहतात रहने की ज़रूरत है कि रद्द अमल की ताकत जो है वो उससे कहीं बढ़ ना जाए। उसके लिए हमें उसकी स्पीड पे, उसके अंदाज पे, उसकी पोलाइटनेस पे, उसके कॉम्प्रिहेंसिव होने पे तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। और वो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और अगर आप 5 साल में भी किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक कर लेते हैं तो मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद ही आपको फ़ायदे होंगे। जो फ़ायदे हैं आपके वो पहले 6 महीने में सामने आना शुरू हो जाएंगे और 1 साल तक वो एविडेंट हो जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ से रेजिस्टेंस आती है वहाँ वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ, यहाँ जो की वर्ड है वो कंसिस्टेंसी है, यहाँ जो की वर्ड है वो होप है, यहाँ जो की वर्ड है वो कंट्रास्ट है कि अगर जो 3 लोग होंगे जो कि ख़ुद अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटायर्ड लोग होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं वो सारे के सारे तो अल्कोहल का शुगल नहीं करते, लेकिन अगर 4 नहीं करते और 3 करते हैं तो कंट्रास्ट यहाँ आ गया कि आप 4 से ज़्यादा मदद लेंगे और 3 को किसी तरह हर्ट किए बगैर पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली उनका तावन आप हासिल करेंगे। जो पहले मैंने बात की फ्रेंडली अथॉरिटी की, हाँ लेने के लिए हमें फ्रेंडली अथॉरिटी का रूप धारना होगा स्टूडेंट्स के साथ। वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो अक्सर नाकाम होते हैं अपनी बात मनवाने में, उसमें अनफ्रेंडली अथॉरिटी होने का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हम अपनी औलाद के मालिक हैं और हमें लगता है कि जैसे 3 साल की उम्र में हम इनको एक बाजू से हवा में पकड़ के उठा के तो किसी तरफ चल पड़ते थे, तो जवान होने पे भी हम उनके साथ ये खींचतान कर सकते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। सो एक तरीक़ेकार है जो यूनिवर्सिटी में हम अपनाते हैं और हम रोज़ के 10 स्टूडेंट्स के साथ मामला करते हैं। 9 एक तरफ हो गए जिनका यूरिन क्लियर हुआ, तो अब हमारा एक स्टूडेंट से वास्ता है और ये जो एक स्टूडेंट है ये महीने में फिर 30 स्टूडेंट हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि ड्रग पिक्चर क्या सामने आ रही है। फिर हम उनको कोशिश करेंगे ऐसी काउंसलिंग देने की जो उनके लिए उसी दिन मददगार हो। ऐसे किसी प्रोग्राम में बेइज्जती का कोई किरदार नहीं है। किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जहां आप तब्दीली लाना चाहते हैं, जहां आप माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं, मुआशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बेइज्जत करने के तरीके से कोई बेहतर नतीजा सामने नहीं आ सकता। स्किल्स की बात कर रही थी, क्या ये यूनिवर्सिटी में लाजमी नहीं होनी चाहिए, यानी टेक्स्ट को पढ़ाने के साथ साथ जो कि उनका, देखिए वो तो स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए। दुनिया में डॉक्टर स्टीवन आर कवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और इसी का एक बच्चों का वर्जन है 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स। आप जिस बच्चे को 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स अगर पढ़ा देंगे, जो कि कहानियों की किताब है जिसमें कार्टून है, और 5-6 साल की उम्र में आप बच्चे को ये पढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, तो वो बुरी आदतें अपनाने से पहले अच्छी आदतें अपना लेगा। उसकी ज़िंदगी में ये एक पैराडाइम होगी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिसका वक्ती फ़ायदा हो और इन दी लॉन्ग रन नुकसान हो। तो वो एक चुनाव करेगा ऐसी चीज़ों का जिसका अभी भी फ़ायदा हो और इन दी लॉन्ग रन भी फ़ायदा हो, और अगर कोई फौरी फ़ायदा नहीं भी हो और इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा है तो वो उन चीज़ों का भी चुनाव करेगा। जैसे कि बच्चा पढ़ता है तो उसको कोई फौरी फ़ायदा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमें कोई फौरी फ़ायदा नहीं होता। तो हम कोई भी ऐसे काम जो करते हैं जिनका फौरी फ़ायदा नहीं होता, तो हमें ये मोटिवेशन मिल सकती है इस चीज़ से कि आगे चल के फ़ायदा होगा, इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा होगा।
जैसे लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाने का अगर आज फ़ायदा नहीं तो आगे चल के फ़ायदा होगा, मुतालिया करने का अगर आज फ़ायदा नहीं तो आगे चल के मुतालिया होगा। डॉक्टर सदाकत अली, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे, एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे और जब हम वापस आएंगे तो ये बात करेंगे कि जो लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ड्रग्स भी चलती रहें और साथ काम भी चलता रहे, और वो तालिब इल्म जो बेचारे जिन्होंने एक दफ़ा थोड़ी सी चख ली और यूरिन एनालिसिस में पकड़े गए या ब्रेथ एनालिसिस में पकड़े गए, वो तो कम अज़ कम मुतासिर ना हो और वो पेरेंट्स उनको रेस्क्यू करें जो कि ये नहीं चाहेंगे कि उनके चश्मो चराग, उनकी बेटी जिस अच्छे इदारे में इतनी मेहनत और इतने पैसों के बाद पहुंची है वहाँ से रस्टिकेट हो जाए या उसके ऊपर कोई आए उंगली उठाए। तो उन लोगों की भी हम बात डॉक्टर साहब से करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का 40 साल का तजुर्बा है, ओढ़ना बिछोना है कि किस तरह से ड्रग्स से मुतासिर होने वाले अफराद और उनकी फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया जाए। तो हमें यकीनन यहाँ से कोई मदद मिलेगी, मगर इस वक्फे के बाद। शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले, ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई। दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान
ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले। ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितना जी ख्वातीन हज़रात, तो हम ये बात कर रहे थे कि तालीम हासिल करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उनकी तालीम जितने अच्छे इदारों में होगी वो नशोनुमा पाएंगे, उनका जहन खुलेगा, और इसी तरह से तरबियत भी ज़रूरी है। जब हम तरबियत की बात करते हैं और ड्रग्स साथ में चलती हैं, और अगर जैसे डॉक्टर सदाकत अली ने फरमाया कि अगर हम उनकी रोकथाम के लिए हम उनको आड़े हाथों लेते हैं या कुछ ऐसे जो हैं टेस्ट्स रखते हैं जिनमें कि यूरिन टेस्ट हो सकता है, ब्रेथ एनालाइजर्स हो सकते हैं, तो कई दफ़ा पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स ऑफेंड हो सकते हैं, वो इंतज़ामिया से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर आपने ये क्यों जो है इस तरह के हमारे बच्चे को आपने इस टेस्ट में से क्यों गुजारा, हमने उसको तालीम के लिए यहाँ भेजा है, आप उसके ड्रग टेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि डर और खौफ से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑपरेट करें कि यहाँ पे आने बच्चे बंद हो जाएंगे, यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये जो एक इसके अलग पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जहन में ख्याल ज़रूर हो सकता है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कि हमारे स्टूडेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो फ़वाइद से भरपूर है, उसमें किसी किस्म की भी इनसिक्योरिटी का कोई पहलू नहीं है। वो इतना स्लो प्रोसेस है, उसमें वाइटल बिहेवियर्स हैं कि साल में 12 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी खो सकती है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा आएगा कि सैकड़ों स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में राह तलाश करेंगे, क्योंकि उनके वालिदैन को तसल्ली होगी कि ये यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड है ड्रग्स के बारे में। क्योंकि वालिदैन बहुत डरते डरते अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और उनको हर वक्त उसमें तशवीश रहती है कि उनके बच्चों के अंदर कोई ड्रग्स का एलिमेंट ना हो जाए, क्योंकि उससे सबकी एक राय पे पानी फिर सकता है। वालिदैन ने जब बचपन में अपने बच्चों को देखा होता है तो उन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब देखे होते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत बहुत लाजवाब चीज़ें सोची होती हैं, और ये किसी ने भी नहीं सोचा होता कि आखिर जब हम सब कोशिशें कर लेंगे तो आखिरकार फिर हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट बन जाएगा। ये एक ऐसा अलमिया है जो वालिदैन के दिलों को चिकनाचूर कर रहा है, पहले की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा। पहले ये होता था कि बच्चे वालिदैन के ख्वाबों को पूरा नहीं अगरचे करते थे हर वक्त, या सब बच्चे वालिदैन के ख्वाबों को पूरा नहीं करते थे, लेकिन कोई भयानक ख्वाब भी वालिदैन को नहीं दिखाते थे। तो अब ये जो ड्रग्स का इशू है ये बहुत रोग बन जाता है वालिदैन के लिए, और वालिदैन रोगी हो जाते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में, मैं जैसे बता रहा हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी कैंपस को अगर हमने ड्रग्स से पाक करना है
और रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं, और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं। तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है उनके ड्रग यूज़ के बारे में, और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, अगरचे सारे सैंपल के साथ कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं कि ये सैंपल कैसे कलेक्ट हुआ है, क्योंकि जब एक चीज़ रूटीन हो जाएगी और आप पहले दिन सैंपल मांगेंगे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ मसला होगा, फिर दूसरे दिन भी होगा, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो मामला सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, महीने बाद वो एक रूटीन बन जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटी की तरफ घर से सफ़र शुरू करेंगे तो उससे पहले ही उनको ये मैसेज आ चुका होगा उनके स्मार्टफोन पे कि आज आपका जो है वो यूरिन टेस्ट होगा। तो आएंगे ही नहीं सर। नहीं आएंगे तो फिर वो एब्सेंट हो जाएंगे ना, तो वो कितने दिन एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि वो अगर उस दिन नहीं आएंगे तो अगले दिन उनको एक रिमाइंडर मैसेज आएगा और उससे अगले दिन फिर रिमाइंडर मैसेज आएगा, क्योंकि उनको यूरिन चेक करने के बाद अगर उसमें ड्रग पाई जाती है तो कोई पेनलाइज नहीं किया जा रहा, कोई सज़ा नहीं दी जा रही, उन्हें मदद फराहम की जा रही है और इज़्ज़त से फराहम की जा रही है, और उनके लिए बहुत आसानियाँ फराहम की जा रही हैं कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को ड्रग से पाक कर लें। सर ये जो यूरिन टेस्टिंग का भी तो कोई कॉस्ट होगी, ये कौन इनकर करेगा, और जो आसानियाँ उनको फराहम की जाएंगी वो कौन आसानियाँ फराहम करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटी की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करते हैं यानी वालिदैन, वही अल्टीमेटली इस किस्म के ड्रग प्रोग्राम के लिए भी फिनांस करना चाहेंगे, क्योंकि वालिदैन को इससे मदद ही मिलेगी कि अगर वो ख़ुद अपने बच्चों को यूरिन टेस्टिंग के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल टीनेजर मिल के वालिदैन को दीवार के साथ लगा देते हैं और वालिदैन की उस तरह अथॉरिटी नहीं रही जैसे कि पहले थी, तो कॉलेज इंतज़ामिया या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। और जो मैंने कहा कि 10 रैंडमली और 2 6 महीने के बाद आप और स्टूडेंट्स को ऐड करना शुरू कर दें, तो ये जो 2 स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे ये उन सिम्टम्स की बुनियाद पर करेंगे जो कॉलेज के मुक्तदर लोग या कॉलेज की इंतज़ामिया उनके अंदर देखेगी, और ज़्यादातर वो सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल हैं, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। जब कोई ड्रग अब्यूज़ में पड़ते हैं तो आमतौर पर लोगों का इस किस्म का बिहेवियर भी तब्दील हो जाता है कि वो सोशलाइज़ कितना करते हैं। वो पहले सोशलाइज़ करते थे लेकिन अब कुछ अलूफ रहते हैं, थोड़ा सा अलग से नज़र आते, एंटी सोशल हो जाते हैं। ये कोई ना कोई बॉडी ऐसी हो सकती है यूनिवर्सिटी में जो इस तरह के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करे। साहब और डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखिए, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं और उनमें एक स्ट्रेस है वो लव एडिक्शन भी होता है, और कई दफ़ा लव एडिक्शन के रोग में वो बेचारों का वज़न कम या ज़्यादा हो रहा है या एब्सेंटीज़म हो रहा है। ये आपने इत्तेफाक से जिक्र किया, इस पर हम पहले एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं कि जो लव एडिक्शन है और जो ब्रेकअप्स हैं जी, ये भी ड्रग्स की राह हमवार करते हैं। इट लुक्स वेरी लॉजिकल कि जी ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा बहुत सिगरेट चरस पी के उसको, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा करें कि जो सिगरेट पीना है वो किस तरह थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट सा बन जाता है ये एडिक्शन टू ए पर्सन का। लेकिन मैं होते हैं, पारो होती है, बहुत सारे मसाइल। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की ज़िंदगी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम उनकी आज की आसानियों के साथ साथ
उनके लिए मुस्तकबिल अच्छा बनाने की भी बात कर रहे होते हैं। और जो मैंने अर्ज़ किया कि हम जब तब्दीलियाँ देखते हैं और वो तब्दीलियाँ कई तरह की होती हैं, कुछ होती हैं जो कि जिनमें नापतोल होता है, कुछ में होता है जो सब्जेक्टिव होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो उन तब्दीलियों को देखते हुए अगर उनको एक स्पेशल ग्रुप के तौर पर हम लेते हैं और हर रोज़ 2 स्टूडेंट्स और महीने में फिर 60 और फिर साल में कुछ 700 से ऊपर ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं कि जो स्पेशल ग्रुप बन जाता है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो हम कोई पेनलाइज तो फिर भी नहीं कर रहे ना। अगर आप कहते हैं कि किसी इस वजूहत की वजह से वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं तो उनको फ़ायदा ही कोई पहुंचाया जा रहा है, किसी किस्म की काउंसलिंग के प्रोग्राम में डाला जा रहा है, तो कोई पेनल्टी तो नहीं हो रही। कौन करेगा, ये भी मेरा एक सवाल है। देखिए, काउंसलिंग जो है, एक तो हर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है अक्सर, और आउटसोर्स भी किया जा सकता है, बाहर से लोग आएँ और ये काम करके चले जाएं, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग भी करें, जो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बुनियादी शर्त है कि किसी भी काम में जो रिस्पेक्ट है, जो ह्यूमन नीड है, जो बुनियादी रिस्पेक्ट है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो स्टिग्मा अटैच करना है, इससे बचना होगा, इससे परहेज़ करना होगा। लेकिन जितनी भी आप एहतियात करें, जिन लोगों के यूरिन्स पॉजिटिव आएंगे तो कुछ ना कुछ स्टिग्मा तो उस पर अटैच होगा। फिर जो करता है सो भरता है। सो अगर आप इस डर से इस बात को गोल मोल रहने देते हैं और कारपेट के नीचे हर चीज़ डालते चले जाते हैं, तो आखिरकार मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी में अगले दर्जों में आते आते या तो वो तालिब इल्म खुद ही ड्रॉप आउट हो जाता है, या फिर वो सेमेस्टर फ्रीज़ कराने के नाम पे एक आबरूमंदाना सा रास्ता इख्तियार करता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें थोड़ा बहुत स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हम कोई एक्टिव काम करते हैं तो एक रिएक्टिव काम भी सामने आता है, तो हमें देखना होगा कि जो रिएक्शन आएगा वो हम कैसे मैनेज करेंगे, और हमारा जो एक्शन है वो रिएक्शन से हमेशा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और हमारी सोच विचार उसमें बेहतर होनी चाहिए, और उसमें हमें सर जोड़कर बैठे रहना चाहिए उस वक्त तक के जब तक हम अपने तलबा को उनके मुस्तकबिल के पहलू से महफूज नहीं कर लेते। सो जब हम पहले सिर्फ 10 स्टूडेंट का रोज़ करते हैं और फिर 12 स्टूडेंट्स का करते हैं, और हमारे पास नया से नया सैंपल आता चला जाता है, और हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव किस्म की अदादो शुमार आती चली जाती हैं, मालूमात आती चली जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स के पसे पर्दा कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल पहलू हैं जिन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम पेरेंट्स को गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, पेरेंट्स को उस बारे में एल्यूमिनेट कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरों में मुसीबतें बनी हुई हैं, जैसे होम रन अवे एक मुसीबत होती है टीनेजर्स के साथ वालिदैन की, तो वालिदैन को उस बारे में थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आप कैसे इनको इस मामले में डील कर सकते हैं। और जो पेयर प्रेशर है, जो बच्चे उन लोगों से मिलते हैं जो कि वालिदैन चाहते हैं कि वो उनसे ना मिलें, तो इसमें उनको कैसे मदद मिले। बच्चे जो रातों को देर तक बाहर सोशलाइज़ करना चाहते हैं, तो अगर उसमें कोई ख़तरात हैं तो उन्हें उससे कैसे रोका जाए। लेकिन जो कुछ भी किया जाएगा उसमें कोई हाथापाई का पहलू, कोई शाउटिंग का मैच, कोई सज़ा का तसव्वुर अब नहीं है। आप गुफ्तो शनीद से क्रूशल कन्वर्सेशन करके, आप असर्ट करके, आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करके बहुत अच्छे नताइज पैदा कर सकते हैं। दुनिया की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये मॉडल पहले से अवेलेबल है, जिसको अगर चाहें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ स्टडी कर सकती हैं कि पहले वो स्टूडेंट्स को ग्रीन वार्निंग या कोई एम्बर वार्निंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टेप्स होते हैं जिस पे वो रेड वार्निंग की तरफ जाते हैं। तो कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा रहा कि अगर किसी के यूरिन में से ड्रग निकल आई है तो फौरी तौर पे उसको कोई रस्टिकेट कर दिया जाए। लेकिन स्टडी किया जा सकता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल जिनमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स वार्निंग्स को तवज्जो से नहीं सुन रहा, मदद भी लेने से इनकारी है, तो आप
उसे इन्वेस्टिगेट ना भी करें तो वो आज खुद जो है तलछट की तरह वो बाहर जा सकता है। और आप हालात उसके लिए ऐसे बनाते रहें कि उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रहें कि या तो वो मदद कबूल करे और बेहतरी की तरफ चला जाए, या पसपाई इख्तियार करे और ख़ुद को अगर वो पसमानदा भी रख लेता है तो दूसरों की खराबी या पसमानदगी या तबाही का बायस ना बने। जब एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है और उस प्रोग्राम की हाइप होती है और वो कंसिस्टेंट प्रोग्राम होता है, वो कोई हफ्ता के लिए मुहिम नहीं होती, वो एक परमानेंट प्रोग्राम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज़ का हिस्सा बन जाती हैं। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं और अभी तक वो नशे में मुब्तला नहीं हैं, तो ऐसे किसी प्रोग्राम की मौजूदगी में इतना डिटरेंट ज़रूर होता है कि वो स्टूडेंट जो पीयर प्रेशर से इधर आते हैं, ये जो फिट इन होने के लिए आते हैं, वो स्टूडेंट इससे बाज रह सकते हैं। और हमें यूनिवर्सिटी में ऐसा पीयर प्रेशर कायम करने की भी ज़रूरत है जिसको हम रिवॉर्ड करके पैदा कर सकते हैं कि किसी के लिए चॉइस मौजूद हो कि वो नेगेटिव पीयर प्रेशर की तरफ चला जाए या पॉजिटिव पीयर प्रेशर की तरफ चला जाए। वो उन लोगों की तरफ चला जाए जो कि क्लासों से बाहर हैं, ड्रग्स लेते हैं और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जो कि मुजरमाना सरगर्मियाँ हैं, तो उसके मुकाबले में ऐसे लोग भी नुमायाँ करके उनके सामने पेश किए जाएं कि जो यूनिवर्सिटी में माहौल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने वालिदैन की तशवीश में इजाफ़ा नहीं करते। तो ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करना, वाज़े तौर पर ऐसे लोगों को कोई इनामो इकराम से नवाजना भी बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका वसी तजुर्बा है ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में, रिकवरी में, सेरेनिटी में, क्या जो लोग कॉलेजेस में ड्रग्स यूज़ करते हैं, एब्यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं, वो बाद में एब्यूज़र्स भी बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, क्या वो ड्रग पुशर्स भी बन सकते हैं? दैट इज़ माई सेकंड क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन इज़ कि क्या जो लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, और वो ऐसे कोई हार्ड कोर एडिक्ट्स नहीं होते, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं? और क्या ये ड्रग यूज़र्स का कोई नेक्सस क्राइम के साथ, सेक्स ऑफेंसेस के साथ, ये भी कोई नेक्सस होता है? देखिए, 10 में से 4 ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आगे चल के, जिसे हम कहते हैं ड्रग यूज़ डिसऑर्डर या एडिक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। 6 ऐसे होते हैं कि जिनके जिस्म के साथ ड्रग की कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन ये पसमानदगी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इनको जो नेसेसरी स्ट्रेस है वो भी नहीं होती, इनको जो फ़िक्र होना चाहिए पढ़ाई का या ज़िम्मेदारियों का वो भी नहीं होता, और ये लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं उभर सकते। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है बहुत ऊंचे दर्जे का, लेकिन अमली तौर पर वो मीडियोक्रिटी में चले जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो मीडियोक्रिटी में ड्रग यूज़ की तरफ से गए हैं। क्योंकि मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग भी मीडियोकर होते हैं जिन्होंने कभी कोई ड्रग यूज़ नहीं किया, मेटकॉग्निशन ना होने की वजह से। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो ऐसे कामकाज कर रहे हैं जो उनके पोटेंशियल से बड़े काम होते हैं और उन्हें लगता है कि वो ठीक ही कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 10 में से जो 4 हैं वो ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चले जाएंगे और ये एक जेनेटिक फिनोमेना है, यानी उनके जिस्म के अंदर ड्रग्स से एडिक्वेटली कोप करने की सलाहियत वक्त के साथ खो जाती है और वो इरेटिकली मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं ड्रग्स को, और उनके जिस्म में नशे को उतारने की गैर मामूली सलाहियत पैदा हो जाती है, जिससे उनके अंदर नशा ज़्यादा करने का रुझान पैदा हो जाता है और उनके जिस्म में जो मेटाबोलाइट्स हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं। क्योंकि जिस्म तेज़ी से जब काम करता है, नशे को बेअसर तेज़ी से करता है, तो वो एबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स बना देता है, जिससे कि चिड़चिड़ापन, कम से कम गुस्सा उससे ज़्यादा, और पागलपन और शक और इस तरह के बहुत सारे पहलू हो जाते हैं। फिर जिस्मानी तौर पर जैसे लिवर का डैमेज होना अल्कोहल की वजह से, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जो लोग फिर ड्रग यूज़ करते हैं और ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चले जाते हैं,
तो वो कायदे कानून के पाबंद नहीं होते, वो अपने कायदे कानून खुद बनाना चाहते हैं। वो माशरती जो रस्म व रवाज है उसके भी रिबेलियस हो जाते हैं, बगावत पे उभर आते हैं, वो क्राइम की तरफ भी उनका रुझान ज़्यादा होगा। आप शायद ही ऐसा कोई क्रिमिनल तलाश कर सकें जेल के अंदर जो ड्रग यूज़ की हिस्ट्री ना रखता हो। लोग क्राइम करने से जस्ट बिफोर और क्राइम करने के जस्ट आफ्टर ड्रग यूज़ करना पसंद करते हैं। यानी जो आपके अंदर एक पहलू होता है जो आपको रोकता है, इनहिबिशन करता है, जो इम्पल्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अल्कोहल है ये सोशलाइज करने में मदद देती है। इसलिए लोग शाम को पार्टियों में अल्कोहल लेके जाके लोगों से बातें करना चाहते हैं और अल्कोहल के बगैर उनसे बातें नहीं होती। और जो ड्रग यूज़र्स होते हैं या जो ड्रग डिसऑर्डर में होते हैं, जिस वक्त वो ड्रग नहीं कर रहे होते 24 घंटे में या हफ्ते के जिन दिनों में वो ड्रग्स नहीं कर रहे होते, वो आइसोलेशन में होते हैं क्योंकि उनको सोशलाइज करने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। लिहाजा वो अक्सर व बेशतर ड्रग यूज़ करते हैं और जब वो ड्रग यूज़ नहीं करते तो फिर वो दुनिया को त्याग देते हैं। सो इस तरह बहुत सारी कबाहतें और भी पैदा होती हैं। सो ये जो पहलू है जिसे हम कहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, ये अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। और कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है और फिर उस काम को आगे बढ़ाते रहना। उसमें आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप ऐसे फसाद में नहीं पड़ते जिससे कि किया कराया काम ठप हो जाए। आप रिट्रोस्पेक्टिव सजाएं नहीं देते, आप किसी को माजी बईद में किए हुए कामों पर पेनलाइज नहीं करते। आप उसे आज भी ऑप्शन देते हैं कि ये रास्ते हैं, ये रास्ता हमारे साथ तावन का रास्ता है, ये रास्ता जो है ये आइसोलेशन का रास्ता है। आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए ना सिर्फ ड्रग्स से निजात पा सकते हैं बल्कि आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और हमारी नज़र में आपकी इज़्ज़त एक ऐसे स्टूडेंट से भी ज़्यादा हो जाएगी कि जिसने कभी नशा किया भी नहीं और छोड़ा भी नहीं। तो जो स्टूडेंट नशा करता है और छोड़ता है तो उसको बहुत तरह आप रिवॉर्ड कर सकते हैं। जिसके यूरिन टेस्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए हैं उसको आप हर रोज़ किसी न किसी अंदाज में थपकी दे सकते हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक कर सकता है, वो कोई रेडिकल प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई एग्रेसिव प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नहीं होता। उसमें सब्र चाहिए, उसमें जिद्दोजहद चाहिए और कामयाबी मिले तो ग्रेटिट्यूड चाहिए, कामयाबी ना मिले तो नई स्ट्रेटजी चाहिए। तो ये जो सारे इक़दामात हैं जो इस किस्म के प्रोग्राम में इनहेरेंटली शामिल होने चाहिए। और ये कोई बहुत महंगा प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जिसकी पर डे कॉस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी में माहाना 3 लाख रुपए का ख़र्चा, आप समझें कि कोई ख़र्चा नहीं है। यूनिवर्सिटी के बजट जो है वो करोड़ों अरबों में होते हैं और उसमें एक इतना अहम इशू जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को ड्रग से पाक करना है, तो ये कोई ख़र्चा कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। फिर अगर ये ज़्यादा ख़र्चा हो भी तो ये वालिदैन ने बर्दाश्त करना है, जैसे उनकी ट्यूशन फ़ी होती है। इसी तरह अगर किसी जो स्टूडेंट का जो ड्रग टेस्टिंग हुई है तो उसकी बिलिंग उसके माहाना बिल में जाएगी। और अगर किसी का यूरिन पॉजिटिव आया है तो उसकी काउंसलिंग फ़ी भी उसके बिल में जाएगी, उसकी मदद की फ़ीस भी उसके बिल में जाएगी। और वालिदैन जहाँ तालीम व तरबियत के लिए अखराजात बर्दाश्त करते हैं वो इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पे आमादा होंगे। डॉक्टर साहब, आर यू एडवोकेटिंग ज़ीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स इन सोसाइटी? एब्सोल्युटली। मैं तो सबसे पहले घरों में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे हमारे विलिंग वेज में 600 लोग एम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान में कुल, लेकिन तमाम के तमाम ड्रग फ्री हैं और अपने मूड और मिजाज को अपनी सलाहियतों से वो मैनेज करते हैं, अपनी विल पावर से मैनेज करते हैं। और उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जो कि सिगरेट पीता हो या नस्वार खाता हो या ट्रैंक्विलाइज़र यूज़ करता हो। तो ये जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है ये हमने पिछले 40 साल में ग्रेजुअली करते करते हम यहाँ
तक पहुँचे हैं, उसमें कुछ और पॉलिसीज़ भी हैं। अच्छा, कनाडा और ऐसे ममालिक यूरोप के चंद, वो तो सोसाइटीज़ में अलाउ कर रहे हैं, कैनबिस अलाउ कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस। कैनबिस अलाउ नहीं कर रहे, लीगल कर रहे हैं। जैसे कि अल्कोहल पहले लीगल थी, लीगल या इलीगल एक अलग इशू है। जैसे कि हमारे मुआशरे में मिठाई लीगल है, लेकिन क्या आप किसी डायबिटिक को मिठाई खाने की तरगीब दे सकते हैं? तमाम तर लीगैलिटी के बावजूद आप एक डायबिटिक को मिठाई खाते हुए देखेंगे तो आप परेशान होंगे, अगर आप उसके कोई फैमिली मेम्बर हैं ख़ास तौर पर, या आप उसके डॉक्टर हैं तो। जैसे मारिजुआना का इस्तेमाल कुछ बीमारियों में अगर है, तो ये तो हिस्टोरिकली नारकोटिक्स का इस्तेमाल भी बहुत सी बीमारियों में होता रहा है। तो अगर हो सकता है अल्लाह ताला ने ये हर्बल प्रोडक्ट्स, बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि जी चर्च तो बहुत नेचुरल है। असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आर्ग्यूमेंट ये होता है कि ये तो इतनी कंट्रीज जो हैं तंबाकू भी तो नेचुरल है। सो किसी चीज़ का नेचुरल होना, ऐसे मशरूम्स नेचुरल हैं जो पॉइजनस होते हैं, और अगर आप उन्हें इस्तेमाल करें तो जान से हाथ धो सकते हैं। टोबैको बजाते खुद नेचुरल है, ये ओपियम नेचुरल है, ये जो कैनाबिनाइड्स सारे जो है कैनाबिस है, ये नेचुरल है। नेचुरल होना, अननेचुरल होना, लीगल होना, इलीगल होना, देखिए पराठे बिल्कुल लीगल है ना, पर मैं आप हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पराठे खाता हो, हालांकि पराठे बड़े मज़ेदार होते हैं। लेकिन किसी चीज़ का लीगल होना, इलीगल होना एक बात है, कंसिक्वेंसेस ठीक होना या बहुत ख़तरनाक होना दूसरी बात है। तो जो लोग अपने आप से मोहब्बत करते हैं और अपनी इज़्ज़त करते हैं, वो अपना ख्याल रखते हैं, वो नींद पूरी करते हैं, वो सस्ते खाने खाते हैं जो कि हेल्दी होते हैं ज़्यादातर, वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो लोगों से दंगा फसाद नहीं करते, ना ज़बानी ना हाथापाई से, वो प्रॉब्लम नहीं पैदा करते, वो सॉल्यूशन पैदा करते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए आज़ार नहीं पैदा करते, वो दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों का सामान पैदा करते हैं। और ऐसे में थोड़ी कोशिशों के साथ हम इतनी स्किल सीख सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी खुशहाली से भरपूर हो, और हमें कभी किसी ड्रग का शायबा तक ना हो कि हम कोई ड्रग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ड्रग्स के साथ याद रखिए कि या तो पसमानदगी आएगी अगर आपको मौफक है, और अगर आपको मौफक नहीं है तो तबाही आएगी। अब इनमें से आपने चुनाव करना है कि आपने पसमानदगी को दावत देनी है या तबाही को दावत देनी है। लेकिन अगर आप एक खूबसूरत, लंबी और खुशी भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हार्वर्ड की एक स्टडी है जो पिछले 80 साल से चल रही है और अभी और 20 साल चलेगी। उसमें 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने से हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर और लंबा बना सकते हैं। एक कि हम लोगों से मिलनसार हों, हम मेल जोल रखने वाले हों। दूसरा कि हम अपनी पसंद नापसंद को एक्सरसाइज करें, और तीसरा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और इन तीनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो एक दूसरे को जेपरडाइज ना करें। सो अगर ये 3 चीज़ें कि हम मिलनसार हों और हम पसंद नापसंद का ख्याल रखें ज़िंदगी के हर पहलू में, और तीसरा ये कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़राब ना हो। अब इन तीनों को बेअक वक्त पूरा रखने से ज़िंदगी भरपूर खुशी से लबरेज होगी और लंबी होगी। अब्दुर्रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं उसी पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट करना था कि किसी ड्रग को जब लीगलाइज करने की कोई बात करते हैं तो वो हार्म रिडक्शन के कॉन्सेप्ट से उसको लीगलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अल्कोहल इलीगल है, लेकिन इलीगल होने की वजह से बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात सुनने में मिलते हैं कि कोई कच्ची शराब पी के कहीं पे कोई लोगों की डेथ हो गई, तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीज़ों को, ताकि कम से कम उसमें मिलावट ना हो, लोगों को ड्रग डीलर से डील ना करना पड़े, इस किस्म के नुकसानात से दूर रखने के लिए हार्म रिडक्शन करते हैं। लेकिन लीगल होने का मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है या उसके कोई फ़ायदे हैं। अच्छा, वो जो बीच में एक बात आपने कही थी कि क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है
वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है जो कॉलेज के बाहर छल्लियों पे ड्रग्स लगा के बेचता है या कॉलेज के अंदर जाके तो वो ड्रग्स बेचता है। तो नहीं, ऐसा हमेशा उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ कर रहे होते हैं जिनको अभी कुछ फंड्स चाहिए होते हैं जो कि उनके पास मैसर नहीं होते। जैसे सीनियर स्टूडेंट्स जो हो जाते हैं ना, अक्सर उन्हीं में देखा गया कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो छोटे जो न्यू कमर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में हेल्प करके या किसी और काम में हेल्प करके। लेकिन ये असल मेन मकसद होता है कि वो बाद में उनको अपने हेल्प के लिए, मनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में उनका अपना ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जाता है वक्त के साथ, जो कि फिर उनकी एक्सपेंसेस के अंदर नहीं फॉल करता। तो फिर उसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, नए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और महंगे में बेच के उसमें से अपना खर्चा निकाल लेते हैं। एक और बात इसमें खौफ सा आ गया कि जो बात हम यहाँ पे अब ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स के मुतालिक कि वो जो ड्रग्स हैं उसमें से अपना भी, तो वो क्योंकि ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि ड्रग में कुछ ऐसे मिक्सचर्स कर देते हो जिससे अपना हिस्सा साइड पे कर लिया प्योर वाला और ऐसी इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड कर दी जो मज़ीद सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं। ये तो लामहला होगा। ये तो ड्रग डीलर्स लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ही अहम पहलू है जिस पे मैं प्रोग्राम के आखिर में तो जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद आगे बढ़ के लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट का किरदार नहीं करेंगे और ख़ुद अपने यूरिन सैंपल नहीं देंगे, तब तक स्टूडेंट्स भी रिलक्टेंट होंगे। लेकिन जैसे अगर आप रोज़ाना 10 स्टूडेंट का यूरिन सैंपल लेंगे तो अगर आप 100 टीचर्स में से एक को वॉलंटियर करने के लिए कहें, आप पहले ये नहीं कहेंगे कि रैंडमली करें, क्योंकि टेक्निकली आप एक प्रोग्राम को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स के जो सैंपल है वो रैंडम होंगे, तो टीचर्स के सैंपल जो होंगे वो वॉलंटरी होंगे, और एक जो टीचर है वो उसे कहा जाएगा कि तुम अपने आप को वॉलंटियर करो, और अगर तुम सैंपल दोगे और स्टूडेंट्स ये फिनोमेना देखेंगे कि तुमने सैंपल दिया है जो कि क्लियर निकलेगा और उस पर आपको कोई रिवॉर्ड, कोई शाबाश, कोई शील्ड मिलेगी, तो मुझे बताइए कि फिर महीने में कितने टीचर सैंपल देंगे? क्या रोज़ाना एक ही टीचर नदीम नूर आके सैंपल देंगे? तो रोज़ाना आप एक ही दफ़ा किसी को सैंपल देने का मौका देंगे जो कि क्लियर आता है, तो महीने में जब एक टीचर हर रोज़ सैंपल देगा, अगले दिन दूसरा, अगले दिन तीसरा, अगले दिन चौथा, तो फ़र्ज़ करें आपके 100 टीचर्स में से 90 टीचर्स हैं जो कि ड्रग फ्री हैं और 10 टीचर आपके ड्रग यूज़ करते हैं, तो 3 महीने बाद क्या होगा? वो तो गायब हो जाएंगे। 3 महीने बाद ये होगा कि आपके जो जब आप एग्जॉस्ट कर लेंगे उन टीचर्स को जो कि सैंपल दे के तो ड्रग फ्री करार पाए हैं और इनाम के हकदार करार पाए हैं, और उनको आपने कुछ नहीं कहा कि जो सैंपल नहीं दे रहे, तो आखिरकार आप उन 10 टीचर्स के लिए कोई मैंडेटरी पॉलिसी बीच में ला सकते हैं जिसका ताल्लुक़ उनकी यूनिवर्सिटी में आगे तरक्की से हो, तनख्वाह से हो, उनकी कोई नेकनामी से हो या किसी तरह पहलू से हो। तो फिर जब माहौल ये बन जाता है, जब कोई काम रेगुलरली कहीं होने लगता है, तो जो रिलक्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। जब कोई काम, देखिए आप दुबई चले जाएं तो आपको कभी टेम्पटेशन नहीं होगी कि आप लाल बत्ती काटें, लेकिन अगर आप दुबई से पाकिस्तान आ जाएं तो चंद ही दिनों में आपका दिल चाहने लगेगा कि मैं लाल बत्ती काटूं।
क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ऊपर उनके इर्द गिर्द के लोगों का बहुत असर होता है। तो हमारा मकसद किसी को लेट डाउन करना नहीं, हमारा मकसद किसी की इज़्ज़त ख़राब करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ अपने आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचाना है। और हमें कॉलेज में ऐसा माहौल बनाना है जिसकी वजह से सचमुच की तालीम पाकिस्तान में भी आम हो जाए। आपको पता है कि यूरोप में अनफॉर्चुनेटली अब ये एक फ़िक्रा सुनने में आता है कि पाकिस्तान में फ़ेक एजुकेशन है। कितनी तकलीफ़ दे बात है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ऑन एयर ये बात करूं, लेकिन मैंने ऐसी बातें सुना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ दाखिले देते हुए कई तरीके से चेक किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर अमेरिका जाते हैं तो उनको 3 इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, फिर उनको डॉक्टर माना जाता है। और वो इम्तिहान कोई आगे के इम्तिहान नहीं होते, वो पीछे के इम्तिहान होते हैं। सो आप अंदाज़ा करें कि किस किस तरीके से वो साफ ना भी कहें, फिर भी पाकिस्तान की एजुकेशन को वो फेक एजुकेशन मानते हैं, जो कि ठीक 40 साल पहले ऐसा नहीं था। 40 साल पहले पाकिस्तान का MBBS डॉक्टर UK में जाके आगे स्टडी कर सकता था बग़ैर किसी फर्दर एवेल्यूएशन के, और अमेरिका में भी ऐसा ही था। फिर उन्होंने एक एग्ज़ाम डाला जिसे ECFMG कहते थे, जो कि 75 में था, 1975 में। फिर अब आपको पता है 3 एग्ज़ाम है जो कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पास करने पड़ते हैं, इससे पहले कि वो आगे तदरीस का सिलसिला या तालीम का सिलसिला अमेरिका में चलाएं। सो इससे पहले कि जो आवाज़ दुनिया में उठ रही है पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में, वो आवाज़ पाकिस्तान में भी ज़बान ज़द आम हो जाए, हमें अपने यूनिवर्सिटियों के माहौल को तालीम के लिए साजगार बनाना है, और उसके लिए एक ड्रग फ्री माहौल मैंडेटरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत अली, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने अच्छे और कीमती जो है प्रोफेशनल ख़यालात हमसे शेयर किए। ख़्वातीन हज़रात, प्रोग्राम के अख्ताम में हम मिस नादिया शेख से कहेंगे ईद रवायत के हिसाब से कि वो कोई गाना सुनाए। मिस, क्या मैं सारे प्रोग्राम में सुनता रहा, पीछे बैकग्राउंड चल रहा था दम मारो दम मिट जाएगा, और ये जो एक इंडियन मूवी आई थी बैकग्राउंड म्यूजिक का हम डिफरेंट गाना। अच्छा, आपको क्या कहेंगे, मुझे तो तेरी लत लग गई। नहीं, वो एक पाकिस्तानी टीवी ड्रामा का एक OST है। अच्छा, कफारा के नाम से। आवाज़ कम तस्कीने दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा।
जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं हमने, जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल यारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा। ओ यारा बोल कफारा क्या हो